आज की वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार होते हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में। जैसे मौलिक अधिकार 6 हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, यानी जब बच्चे की आयु 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होती है तो समानता का अधिकार मांगता है कि भैया के पास ये वाला फोन है, मेरे को आपने फोन नहीं दिलाया, यानी समानता चाहता है। बच्चे कहते हैं कि मौलिक अधिकार हमें याद नहीं होते हैं। देखिए कैसे नहीं याद होते हैं, सीधे और सीधे दिमाग में आपके फीड होंगे। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं जब बच्चे की एज 19 से 22 के बीच की होती है तो वो स्वतंत्र होना चाहता है कि कोई रोक टेक ना हो, हम किसी भी टाइम पार्टी करें, किसी भी टाइम जगह किसी भी टाइम सो, हमको कोई भी ना रोके। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जब ज्यादा स्वतंत्र बच्चा हो जाता है तो उसका शोषण होने लगता है, तो 23 से 24 साल के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जब शोषण होता है उसका तो उसको धर्म के प्रति उसका रुझान आता है, वो 25 से 28 साल के वर्ष की उम्र में वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मांगता है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी जब व्यक्ति की आयु 29 से 30 साल के बीच की होती है तब वो अपने बच्चों को संस्कृति और शिक्षा देने का वर्ग करता है। और सबसे लास्ट में 32, इसमें आपके उपचार रह जाते हैं। रिट, यानी संवैधानिक उपचार में रिट बताया गया है। रिट क्या है, कितने प्रकार के रिट होते हैं, किस प्रकार से आपके संविधान का ये मौलिक अधिकार का हनन होने से रोकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत को संविधान की आत्मा और हृदय क्यों कहा, बात करते हैं इस पूरी वीडियो में। पूरी वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। जैसा हमने आपसे कहा था कि हम आप सबके लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन बाय वन आपके सामने लेके आएंगे। तो पहली वीडियो आपकी इन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार। यानी जब संविधान का निर्माण हुआ था तो क्या मूल अधिकार दिए गए, जो आपका हक है, अधिकार हैं आपके। तो हमारा जो भारतीय संविधान बना उसके संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार से संबंधित है। जैसे एक आपकी बुक होती है, बुक में क्या होता है, यूनिट होती हैं, यूनिट के अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर फिर टॉपिक होते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी भारतीय संविधान एक बुक है, फिर बुक के अंदर भाग हैं, भाग के अंदर अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद के अंदर इसी तरह से आपका सब कुछ दिया हुआ है। तो मौलिक अधिकार जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, ठीक है। लेकिन फिर संशोधन के पश्चात संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बोला गया और आपके मौलिक अधिकार बचते हैं 6। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार को आप अपनी एज से रिलेट करके किस तरह से आप इसको एक तुरंत याद कर लेंगे, देखते हैं। पहला है आपका समता का अधिकार। पूछा जाता है कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में दिया जाता है। तो देखिए, जब कोई बच्चा 14 साल से 18 साल के बीच की एज का होता है तो उसको समता यानी उसको समानता का अधिकार, वो उसको मन करता है कि हमें भी समानता मिले, है ना। वो अपने बड़े भाई से तुलना करने लगता है कि उनके लिए फोन दिला दिया गया, हमको नहीं दिलाया गया। यानी 14 से 18 साल की उम्र में हम जो बच्चा होता है वो समानता का अधिकार मांगता है कि हमें भी समानता दो। जब वो धीरे धीरे 19 से 22 साल की एज में जाता है तो उसको स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए होता है। यानी दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। वो 19 से 22 यानी अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच में हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो दिया गया है। यानी बच्चा स्वतंत्र होना चाहता है कि हम पर कोई पाबंदी ना लगाओ, देर से घर आ रहे हैं मत पूछो, सुबह देर से उठ रहे हैं मत पूछो, यानी स्वतंत्र चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। फिर तीसरा हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी 23 से 24। जब क्या होता है, जब बच्चे बाहर स्वतंत्र घूमेंगे तो क्या होता है, उनका शोषण होने लगता है। तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार उनका 23 से 24 साल की उम्र में, यानी अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 की उम्र में आपका अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। जो चौथा अधिकार आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी क्या हुआ कि जब शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ तो 25 से 28 साल में क्या होता है, वो थोड़ा धर्म से जुड़ता है, उसकी शादी होती है तो अपने बच्चों को धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि नहीं हमारा ये है वो है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 28 के बीच में है। फिर 5वां अधिकार आता है
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी 29 से 30 साल में जब उसके बच्चे जाते हैं तो अपने बच्चों को संस्कृति और शिक्षा के बारे में बताता है, उसको शिक्षित करता है। तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। फिर आपका अनुच्छेद 32 वो संवैधानिक, फिर जब शिक्षा इच्छा के बाद केवल और केवल उपचार ही रह जाते हैं कि जो भी बच्चे में कमियां हैं, हम में कमियां हैं, उस कमियों को दूर करते हैं, यानी फिर उपचार ही रह जाते हैं। अनुच्छेद 32 में उपचार के बारे में संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत दिया गया है। आप देख रहे होंगे 29-30 के बाद 32 आ गया, यानी 31। आपका 31 में ही आपका जो आपका वित्त संबंधी था, धन संबंधी अधिकार था, वो था, उसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, जो आपका संविधान के जो भाग 3 है, संविधान का जो भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये जानते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा क्या था, जो ब्रिटिश में सबसे पहले लिखित जो रूल बनाए गए थे उसको मैग्ना कार्टा बोला गया। तो उसी को बताया गया कि आपका जो ये है वो भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। ठीक है, तो आप ये जाने मौलिक अधिकार के बारे में। अब मौलिक अधिकार जैसे कि आपका समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, यानी इस तरह से 12 से 35 के बीच में एक एक अनुच्छेद क्या कहता है, इसके बारे में हम 1 बाय 1 जानेंगे और सीधे आपके माइंड में बात बैठ जाएगी। तो आपका जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 में आपके राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 12, उसमें कहा गया है राज्य की संविधान के संदर्भ में माना जाता है। परिभाषित किया गया है इसमें कि भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य का अर्थ है सिर्फ केंद्रीय या राज्य स्तर की सरकार से बड़ा होता है। इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों की सरकारों के साथ साथ ऐसे अन्य संगठनों को भी शामिल किया जाता है। यानी आपकी केंद्र में क्या शासन है, राज्य में क्या शासन है और स्थानीय स्तर पर आपका क्या शासन है, उसको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, ये आपका जो है अनुच्छेद 12। आप ऐसे याद रखिए कि अनुच्छेद 12 में आपको केवल राज्य की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, और ये क्या करता है, देश के विभिन्न संगठनों में लागू होने के क्षेत्र को समझने में मदद करता है कि हमारा कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकार कहां पर लागू हुआ है। जो आपका अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, जैसे आपके जब आपके जो मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है, उन हनन के बारे में क्या है कि आप अनुच्छेद 13 संविधान के संरक्षित अधिकारों को मजबूत करता है। जो आपके अधिकार हैं उनको मजबूती प्रदान करता है, यानी आप न्याय और समानता के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई अवैध कानून या अधिनियम है जो अनुच्छेद 13 के विरुद्ध हो, तो आप उसको न्यायालय में उसका केस कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे समता का अधिकार। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में दिया गया है। जैसा हमने आपको बताया कि 14 से 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक बच्चा समानता मांगता है। ठीक है, इसमें से आपको नोटेबल पॉइंट यह है कि जो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 है वो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो आपके समता का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संचरण से वंचित नहीं करेगा। विधि यानी कोई भी आपका जो कानून है उसके समक्ष समता या विधि के समान संचरण से वंचित नहीं करेगा। इसमें 2 टर्म आए हैं, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का जो विचार आया है वो ब्रिटिश मूल का है, यानी अंग्रेज थे जो भारत पे शासन करते थे, तो ब्रिटिश मूल का जो आपका आया है विधि के समक्ष समता ब्रिटिश मूल का है और विधि के समान संरक्षण का जो विचार है वो अमेरिकी मूल का लिया गया है। क्या है विधि के समक्ष समता, यानी ये क्या है कि किसी के पक्ष में विशेष अधिकार नहीं होंगे, सभी व्यक्तियों के साथ साधारण विधि के द्वारा ही समान व्यवहार किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होगा। यानी अपने भारत देश में कोई एक भी व्यक्ति किसी भी कानून के ऊपर नहीं होगा। विधि के समान संरक्षण का आशय यह है कि बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार होगा। बिना कोई भेदभाव के हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेंगे। ठीक है, और समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे, यानी कोई भी अगर कानून है तो वो सभी व्यक्तियों के लिए
समान नियम होंगे, कोई भी किसी के लिए कोई विशेष छूट या विशेष प्रलोभन कुछ नहीं। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 14 आपको समझ में आया है। इसमें आप यही देखिए, नोटेबल पॉइंट ये कि इसमें कानून के समक्ष समता और कानून के समक्ष संचरण से कोई भी वंचित नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कोई भी भारत के अंदर कोई भी जो राज्य है आपका, वो किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसके किस वंश में जन्म हुआ, क्या जाति है उसकी, लिंग क्या है और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। और किसी भी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, मनोरंजन के स्थानों एवं राजनीति से पोषित कुओं, तालाबों, सड़कों पर प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। समझ में आया होगा आपके कि कहीं भी दुकान पे आप हो, सार्वजनिक भोजनालय में हो, रेस्टोरेंट में हो, मनोरंजन के स्थानों पर हो, तो कोई भी आपको प्रतिबंधित नहीं कर सकता कि नहीं आप इस धर्म के हो, इस मूल वंश के हो, इस जाति के हो, इस आपका स्त्री हो, पुरुष हो, आपका जन्म स्थान ये है, इसके आधार पर कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है। इसमें एक लाइन और है, राजनीति से पोषित कुआं, तालाब, सड़क। देखिए राजनीति से पोषित क्यों लिखा कि अगर आपने अपना पर्सनल कुआं खुदवाया है, पर्सनल तालाब बनवाया है, पर्सनल सड़क जलवा दी, तो उस पर तो आप रोक सकते हो कि नहीं ये मेरा है। इसमें लिखा राजनीति से पोषित, यानी अगर कोई सरकार कोई कुआं खुदवा रही है, कोई तालाब खुदवा रही है, कहीं सड़क बना रही है, तो उस पर भी आप कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते। कहते हैं ना कि तुम्हारे पिताजी की रोज है क्या, तो इस तरह से कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 15 के छठे भाग में एक प्रावधान है आरक्षण का। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान। यानी जब आपका संविधान बना था तो जो पिछड़ा वर्ग था उसको आर्थिक रूप से शिक्षा के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। तो अनुच्छेद 15 केवल इतना कहता है, इतना निष्कर्ष निकला कि आप किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। चाहे आपका दुकान हो, कोई सार्वजनिक जगह हो, कहीं पर भी आप उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। यानी भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जनसंख्या है, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। इसमें कहा गया राज्य के अधीन किसी नियोजन के संबंध में केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान रूप से अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और राज्य पिछड़े हुए वर्गों के नागरिकों के हित के लिए कुछ आरक्षण का भी प्रावधान किया है। इसमें आपको नोटेबल पॉइंट हम आपको ये बता दें कि जो 1979 की बात करते हैं, 1979 में मोरारजी देसाई की जब सरकार थी तो उन्होंने क्या किया था कि पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण की सिफारिश की थी। 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, लागू नहीं हुआ था, सिफारिश की थी। फिर क्या हुआ 1990 में, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार आई तो उन्होंने 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों के लिए लागू कर दिया। इन्होंने सिफारिश की थी मोरारजी देसाई जी ने 1919 में वीपी सिंह सरकार जी की जब सरकार थी तो उन्होंने 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लागू कर दिया था। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 16 का 6 जैसे 15 का छठा था, 16 का 6 है, उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, देखिए ये अन्य पिछड़ा वर्ग है, ये पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 16 यहां पर कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, है ना, क्योंकि आपका 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार है। 14 में आपने समता की कानून में, 15 में आपने भेदभाव को दूर किया, 16 में आपने अवसर की समानता दी, जो ज्यादा ही पीछे थे उनको आपने आरक्षण दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है, अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है। क्या होता है अस्पृश्यता? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। यानी क्या उस समय क्या था कि छुआछूत बहुत चलती थी कि अगर कोई उच्च वर्ग के क्षेत्र में कहीं पर कोई कुआं भी है तो निम्न वर्ग का उसमें पानी भी नहीं पी सकता था। ठीक है, उच्च वर्ग के लोगों के साथ निम्न वर्ग का कोई भी व्यक्ति बैठ नहीं सकता था। तो अस्पृश्यता को इन्होंने समाप्त किया। ठीक है,
क्या कहता है कि 1955 में संसद द्वारा अस्पृश्यता को अपराध कहा गया और 1976 में संशोधन किया गया और इसका नया नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में इन्होंने कर दिया। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, छुआछूत को समाप्त करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे राज्य का हो, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट था कि कोई भी व्यक्ति हो राज्य संबंधी, सेना संबंधी, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। डॉक्टर लगा लो आप, ठीक है, मन्नी लगा लो, क्योंकि लेकिन ये नहीं जैसे कि लोग अपना तुलना कर देते हैं, है ना, कि कुछ भी उपनाम यानी कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हो आप, है ना, कि कुछ भी लिखे जा रहे हो कि नाम के आगे ये लगा रहे हो, नाम के पीछे वो लगा रहे हो, भाई के ऊपर लिखते जा रहे हो, है ना, इस तरह से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये आपका अनुच्छेद 18 बताता है कि अपने आप को मतलब किसी दूसरी जात या किसी दूसरे धर्म से बड़ा दिखाने के लिए आप अपने लिए कुछ भी उपाधि धारण कर सकते हो। राज्य से रिलेटेड हो, सोना से रिलेटेड हो, विद्या से रिलेटेड हो, तो आप उपाधि ले सकते हो, पर यह नहीं कि आप कुछ भी उपाधि धारण कर लें। ये हमारा 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार था। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अब आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपने समानता ले ली 14 से 18 के बीच में, अब स्वतंत्रता चाहिए। नहीं, अनुच्छेद 19 और 22 के बीच में 19, 20, 21, 22 आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन जो अनुच्छेद 19 है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो देखते हैं वन बाय वन क्या कहता है अनुच्छेद 19 से 22 जो हमको स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। तो अनुच्छेद 19 में निम्न 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, यानी अनुच्छेद 19 के अंदर आपका ABC 19A 19B 19C 19D 19E 19F बना के इन्होंने टोटल 6 स्वतंत्रताएं प्रदान कर दी। पहला क्या कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं पर भी अपनी विचार प्रस्तुत कर सकते हो, कहीं पर भी कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, बोल सकते हो आप, बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी अगर आप कहीं पर भी कैसा भी कुछ भी सम्मेलन करना चाहते हैं, 4-5 लोगों को इकट्ठा करना, मीटिंग करना चाहते हैं, जैसे कब सम्मेलन वगैरह होते हैं, तो शांतिपूर्वक तरह से आप उसको मतलब बिना कोई युद्ध के यानी बिना कोई लड़ाई के झगड़े के आप आराम से कर सकते हो, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तीसरा 19C में बताता है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, यानी आपका मन किया कि चलो कि कोई संघ बना लेते हैं, कि बहुत सारे आपका देखा कि किसानों से संबंधित संघ बने हुए हैं, अनेक प्रकार के संघ बने हैं, ग्रुप बने हैं, समूह बने हैं, आप आराम से कोई भी समिति बना सकते हो, सरकार भी आपको परमिशन देती है। चौथा आपका है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता, यानी बिना किसी अबाध यानी बिना किसी बाधा के आप भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है आप कहीं पर भी मुंह उठा के घूमने जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला है कि आप यूपी, बिहार, कर्नाटक, केरल, है ना, इधर आप इधर आ जाओ, असम, सिक्किम, है ना, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आप कहीं पर भी बिना किसी सूचना के कहीं पर भी आप आ जा सकते हो। 19E कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं कहीं रहने वाले हो, दूसरे राज्य में गए, आपको वहां बहुत अच्छा लगा, आप थोड़े दिन घूमने गए, फिर वहीं पर आपने जगह ले ली, वहीं घर बना के वहीं रहने लगे, आपको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, आप पूरे भारत में कहीं पर भी रह सकते हो। लास्ट वाला 19F छठा आपका स्वतंत्रता कहता है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं पर भी रहकर कुछ भी अपने जीवन यापन के लिए कोई भी व्यापार, कोई भी कारोबार, कुछ भी आप अपने जीवन यापन के लिए कर सकते हो, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी बाध्यता नहीं है। ठीक है, आप प्रेस की स्वतंत्रता आपके पास है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके पास है, ये आपका अनुच्छेद 19 कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, ये आप स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ रहे हो। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, यानी इसके अनुसार क्या मतलब हुआ इसका कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक न्यायालय ने उसे दोषी न माना हो। समझते हैं क्या कहता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का
दोष सिद्ध नहीं हुआ है, जब तक न्यायालय ने उसे दोषी नहीं माना है, तब तक आप उसको अपराधी नहीं कह सकते। ठीक है। और किसी भी, इसमें एक चीज और है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। लोग कहते हैं ना कि चाहे जो गलती एक बार की वही गलती बार बार कर लो, सजा तो एक ही है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति ने एक ही तरह का अपराध एक से अधिक बार किया है तो उसकी सजा केवल एक ही बार होगी, या नहीं। या अगर किसी चीज का अपराध 4 वर्ष की सजा है तो उसने 4-5 बार कर दिया तो तब भी उसको 4 ही वर्ष की सजा मिलेगी, यानी उसको उसका उतनी बार और बढ़ा दें। ठीक है। और दोषी को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है कि कोई भी दोषी हो उसको तुम साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं कर सकते हो कि नहीं तुम सबूत ले आओ आदि इत्यादि। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। 19 पढ़ा आपने, 20 पढ़ा, अब पढ़ते हैं 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। क्या है ये? उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में जीवन की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, इतने सारे अधिकार दे रखे हैं। अनुच्छेद 21 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी ये नहीं कि आप जबरदस्ती किसी से प्राण देने या लेने या देने की बात करेंगे उसकी देह, यानी जैसे आप देखते हो कि सती, कि अगर आपका हस्बैंड खत्म हो गया है तो आपको हस्बैंड के साथ ही आपको सती होना पड़ेगा, इस तरह का कोई भी नियम नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21A आया था। अनुच्छेद 21 के अंदर ही 21A बनाया गया। इसमें राज्य सरकार ने 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी संविधान हमारा कहता है कि 6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं उनको हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। अनुच्छेद 21 का 21A में बताया गया है। अब आपका अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करना है। यानी अनुच्छेद 22 में कोई भी व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करना है, यानी आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको गिरफ्तार करने का जो रीजन है उसका ठोस सबूत होना चाहिए। ये आपका अनुच्छेद जो आपका है 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, जो मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं हम आपका अगले अधिकार की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 23? कि मानव के दुर्व्यापार, क्रय विक्रय और बेगार या बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी आदि पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होने देंगे। अगर किसी भी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध आपका मौलिक अधिकार है, आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। इसमें क्या है? मानव के दुर्व्यापार यानी क्रय विक्रय। पहले लोग क्या करते थे, जब मुगल साम्राज्य था तो लोगों को खरीदता और बेचता था, लोगों को खरीद लेता था फिर उनसे बंधुआ मजदूरी करवाता था, है ना। जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो आपका नंद वंश था वो भी लोगों का क्रय विक्रय करता था। और बेगार, जो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद के ही लाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को किसी ने खरीद लिया था, है ना, वो उसका जो नौकर वर्ग करता था। और बेगार या बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी लोग क्या करते थे कि पूरे गांव को बंधुआ बना लेते थे। जन्म बच्चे का होता था उसके तुरंत बाद ही अपनी मोहर लगा देते थे और बंधुआ मजदूर बना के काम कराते थे। तो इनके विरुद्ध आपका मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 23 में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खतरनाक काम में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई बालक 14 वर्ष से कम आयु का है तो उसको किसी भी कारखाने या खान में या कोई ऐसा खतरनाक काम में उसको नियोजित नहीं किया जाएगा, उसका शोषण नहीं किया जाएगा। आपका अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है।
ठीक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है देखते हैं। सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने एवं उसका आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यानी आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आपको उसका आचरण करने, उस धर्म को पालन करने और उस धर्म का प्रचार करने की भी स्वतंत्रता देता है। आपने देखा होगा जो सिख समुदाय के लोग होते हैं वो कृपाण पता है, कृपाण एक विशेष प्रकार का धारदार चाकू ऐसा होता है जो रानी लक्ष्मीबाई भी यूज किया करती थी। कृपाण धारण करने और उसको लेकर चलने का अधिकार सम्मिलित है। सिख धर्म को अधिकार है कि आप कृपाण लेकर धारण कर सकते हैं, उसको लेकर भी चल सकते हैं। अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 आपका बताता है कि सभी व्यक्तियों को लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। यानी आप अपने धार्मिक कार्य सुचारू रूप से करिए, कोई नहीं आपको रोकेगा, लेकिन आपको सदाचार का पालन करना पड़ेगा, स्वास्थ्य के अधीन रहते काम करना पड़ेगा। यानी मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको किसी दूसरे को परेशान करके अपना धार्मिक कार्य नहीं करना। आपका धार्मिक कार्य खूब प्रचार कीजिए, खूब प्रसार कीजिए, लेकिन सदाचार में रह के। अनुच्छेद 27 की बात करें जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी ये नहीं कि आप अगर आप किसी धर्म के ठेकेदार हैं या आप किसी धर्म का प्रचार या प्रसार कर रहे हैं तो आप उसी धर्म के या किसी अन्य धर्म के लोगों को उसको चंदा के लिए, दान करने के लिए, है ना, बढ़ावा देने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो। ये कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जितना भी दान देना चाहे उतना दे सकता है। ये आपका अनुच्छेद 27 बता रहा है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में उपस्थित होने वाले व्यक्ति की धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी ये भी अच्छी बात है। क्या बताया कि राज्य से मान्यता प्राप्त है और अगर राज्य निधि से, राज्य के रुपए से सहायता प्राप्त कोई शिक्षा संस्थान है उसमें उपस्थित होने वाले व्यक्ति की धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कि अगर उसमें कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसको जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप नहीं ये शिक्षा पढ़ाइए, ये शिक्षा पढ़ाइए, नहीं, जो भी आपका सिलेबस है उसी में आप यूज करिए। ठीक है, ये आपका था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आपका आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो क्या कहता है अनुच्छेद 29? अनुच्छेद 29 कहता है कि नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी नागरिक को अपनी बोली, जो भी अपना बोली बोलते हैं, है ना, बहुत सारी बोलियां भारत में बोली जाती हैं, भाषा, लिपि, किस लिपि में वो लिखते हैं, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। और इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि भारत में अल्पसंख्यक धार्मिक और भाषाई आधार पर होंगे। ध्यान से थोड़ा सुनिएगा कि अनुच्छेद 29 हमें बताता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक होंगे वो धार्मिक और भाषाई आधार पर होंगे। हालांकि उच्चतम न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है आपका, हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने व्यवस्था की है कि इस अनुच्छेद के केवल अल्पसंख्यक के मामले में नहीं है, क्योंकि नागरिकों के अनुसार जो आपका अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों से है। ठीक है, सभी लोग अपनी बोली, भाषा, लिपि कर सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। तो अल्पसंख्यक की बात आई है तो वर्तमान में 6 समुदाय, भारत में वर्तमान में 6 समुदाय, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया गया। आपको बता दिया हमने। ठीक है, लेकिन क्या है, अब अनुच्छेद 29 में इतने आपको बताया गया कि अपनी बोली है, भाषा है, लिपि है, संस्कृति, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। और भारत में इसी अनुच्छेद में बताया गया कि अल्पसंख्यक धार्मिक और भाषाई आधार पर होंगे, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जैसे मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन, धर्म और भाषा के आधार पर भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय बताए गए हैं। अनुच्छेद 30 कहता है आपका कि सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। यानी
आप किसी भी अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उससे मतलब नहीं है कि आपको अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान, आपको शिक्षण संस्थान आपको बढ़िया लगे, गुरुकुल बढ़िया लगे, है ना, मदरसा बढ़िया लगे, आप जो भी आपको गुरुकुल संस्थान की रुचि हो आप उसको बनाइए, उसको प्रचार प्रसार प्रशासन का अधिकार आपको पूरी तरह से दिया गया है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर मौलिक अधिकार हो गए। अब आपका आता है सबसे अंतिम मौलिक अधिकार, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्यों कहा गया इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किस नाम से कहा? तो देखते हैं। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको इन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। कि आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा गया, तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बिना संविधान अर्थहीन है। ठीक है, क्या कहता है अनुच्छेद 32? अनुच्छेद 32 आप ऐसे सरिए अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, यानी आपको मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा काम हो रहा है कि आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं तो उसका आपको दिया गया अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को शक्ति दी गई है कि भाग तीन यानी आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में जितने भी आपके मूल अधिकार हैं वो अगर आपके हनन हो रहे हैं, अगर वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं किसी रीजन से, तो वह उस पर रिट जारी कर सकता है। क्या होता है रिट? हमने शुरुआत में आपको बताया था कि रिट के बारे में आपको बताएंगे कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप उसके खिलाफ कैसे आवाज उठाएंगे, तो है रिट। अब रिट क्या है? रिट निम्न 5 प्रकार से लागू हो सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा रिटों के बारे में कि रिट क्या कहते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिबंध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार वृक्षा। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? यानी सशस्त्र अगर किसी भी व्यक्ति पर कुछ भी आपका आप पर केस लगा दिया है तो उसका प्रावधान है कि कोर्ट व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने को आदेश देता है कि आप कोर्ट के समक्ष ले जाइए, आप उसको बिना अपराध प्रूफ किए हुए उसको आप जेल में हवालात में नहीं रख सकते हो। दूसरा है परमा आदेश। परमा आदेश को आप देखिए, परम आदेश यानी अगर कोई पदाधिकारी है जो अपने कर्तव्य पालन सही से नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको परमादेश देता है, आज्ञा देता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन बिल्कुल उचित प्रकार से करें, अन्यथा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तीसरा है आपका प्रतिबंध। प्रतिबंध बोलिए, प्रतिषेध बोलिए, इसका मतलब है मना करना। यानी अगर कोई भी, जैसे क्या है कि अगर कोई भी केस हाई कोर्ट में पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मेरे में होना चाहिए कि हम ये केस ज्यादा मतलब जरूरी है सॉल्व करना, तो कह सकता है कि कनिष्ठ कोर्ट यानी छोटे कोर्ट को बड़ा कोर्ट कह सकता है कि ये आपके कार्य क्षेत्र के बाहर का है, या आप हमें काम दीजिए हम करेंगे। यानी जो जिला कोर्ट है वो हाई कोर्ट आपका हाई कोर्ट कह सकता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बोल सकता है। चौथा है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है कि और अधिक सूचना प्रोवाइड करो, यानी अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का। इसमें क्या था कि हाँ, प्रतिबंध क्या कहता है कि अगर कोई केस आपका ऐसा है जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी आपको उसका कह सकते हो आपके औकात से बाहर है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसको कार्य करने से रोक देता कि ये आपका कार्य करने का क्षेत्र नहीं है, हम इस पर प्रतिबंध लगाते हैं। उत्प्रेषण में आपका ये होता है कि अगर कोई छोटा न्यायालय में आपका बड़ा मुकदमा है, वो चाहता है कि इस मुकदमे को हम सॉल्व करें, तो वो कहता है कि ये हमको भेजो, यानी छोटे न्यायालय से कहता है कि ये वाला मुकदमा आप हमको भेजो। अधिकार वृक्षा कहता है कि अगर कोई आपका सरकारी कर्मी है, वो किसी भी लोक कार्यालय में अवैध रूप से अपना कुछ भी काम करने लगे, तो कोर्ट उससे पूछता है कि आपने किस अधिकार से ये वाला काम स्टार्ट किया है। यानी रिट क्या करता है कि आपके मौलिक अधिकारों को बचाता है, और रिट है आपका अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा और संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में आता है। अब अनुच्छेद 33 क्या कहता है, 34 क्या कहता है, 35 क्या कहता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। अनुच्छेद 33
भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद को शक्ति, यानी अंतिम शक्ति संसद को प्रदान की गई है कि किसी भी प्रकार से अधिकारों बलों का अगर हनन हो रहा है या लागू नहीं हो पा रहे तो संसद ही उस पर अंतिम निर्णय लेगा। अनुच्छेद 34 कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, यानी क्या है इसका मतलब कि अगर किसी क्षेत्र में सेना से रिलेटेड कानून कोई प्रवृत्त है तब इस पर प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन होना चाहिए, यानी किसी भी का भी मौलिक अधिकार से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अनुच्छेद 35 कहता है लास्ट कि यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए अगर हमारा कोई भी मौलिक अधिकार है वो किसी रीजन से उतना प्रभावी नहीं हो पा रहे तो उसके लिए जो संसद है वो कानून बनाने की शक्ति अपने अंदर रखता है। ये थे आपके मौलिक अधिकार, इसको हमने 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन किया है। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो जीके से रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहिए एसबीएस सॉल्यूशन बाय के सौरभ के साथ, और हम जल्द ही आप सबके सामने एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 30 दिन का डेली कोर्स डेली वीडियोज आपके सामने लेके आने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। और आपको जीके से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको पता करना हो, जिस चीज़ में ज़्यादा डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपके सामने प्रोवाइड करके ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच।